बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में सुमन नाम की एक लड़की रहती थी। सुमन के परिवार में केवल उसकी माँ थी। माँ के अलावा सुमन का इस दुनिया में और कोई नहीं था। सुमन की माँ लीलावती बाजार में फल और सब्जियाँ बेचने का काम करती थी। फल और सब्जियाँ बेचकर उसे जो मुनाफा होता था उसी से उनका घर चलता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से लीलावती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो अब काम पर जाने की हालत में नहीं थी। अपनी माँ की ऐसी हालत देख सुमन कहती है, माँ, मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जा रही है। आप कितनी तकलीफ में हैं। मैं अभी वैद्य जी को बुला कर लाती हूँ। नहीं बेटी, अब मेरे ऊपर जाने का समय हो गया है। वैद्य जी आएंगे तो खामखा रुपए लग जाएंगे। मेरा अब ऊपर से बुलावा आ गया है बेटी। माँ, आप ऐसे मत बोलो। मेरा आपके अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। अगर आप चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? नहीं माँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। इतना कहकर सुमन रोने लगती है। तब सुमन की माँ लीलावती उससे कहती है, बेटी, रोने से कुछ नहीं होगा। अब तुझे अपना ख्याल खुद रखना होगा। इतना कहते कहते ही लीलावती की मृत्यु हो जाती है। लीलावती की मृत्यु से बेचारी सुमन बहुत दुखी होती है। कई दिनों तक वो अपनी माँ को भुला नहीं पाती है। उसको हर वक्त ऐसा लगता था जैसे उसकी माँ उसे आवाज लगा रही हो। माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। पता नहीं क्यों भगवान ने मेरे ही जीवन में इतने दुख लिखे हैं। ना जाने वो मुझसे कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुमन के पड़ोस में रहने वाली ललिता चाची आती है और कहती है, अरे सुमन, क्या कर रही है? कुछ नहीं चाची, खाना बना रही हूँ। क्या हुआ? हमारे समाज में कुंवारी लड़की इस तरह अकेले नहीं रह सकती है। तेरे आगे पीछे कोई नहीं है। कल मोहल्ले वाले तुझे इस मोहल्ले से निकालने की बात कर रहे थे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू ब्याह कर ले। लेकिन चाची, अभी तो मेरी उम्र बहुत कम है। कम उम्र है तो क्या हुआ? एक ना एक दिन तो ब्याह करना ही पड़ता है। मैं तेरी भलाई के लिए बोल रही हूँ। अगर मोहल्ले वाले तुझे मोहल्ले से निकाल देंगे तो कहाँ जाएगी तू? मेरी नजर में एक लड़का है। उसकी उम्र तेरे से जरा ज्यादा है, लेकिन अच्छे घर से है। उसको पहली पत्नी से लड़का नहीं होता, इसलिए वो दूसरी शादी करना चाहता है। बहुत अच्छा घर बार है, बहुत खुश रहेगी। सुमन को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अगले दिन सुमन को लड़के वाले देखने आते हैं। लड़का तो सुमन के पिता की उम्र का था। ये देखकर सुमन हैरान हो जाती है। लड़के वालों के जाने के बाद सुमन ललिता चाची से कहती है, चाची, तुम तो कह रही थी लड़का मेरे से थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये तो मेरे पिता की उम्र का लगता है। तुझे उससे क्या लेना देना? तुझे परिवार मिल जाएगा, रहने के लिए घर मिल जाएगा, इज्जत से रहेगी। अगर तुझे शादी नहीं करनी है तो मत कर। बाद में जब मोहल्ले वाले तुझे घसीट के यहाँ से निकालेंगे तब मुझे मत कहना। सुमन को चाची की बात सही लगती है और वो शादी के लिए मान जाती है। कुछ ही दिन बाद सुमन की उस अधेड़ उम्र के आदमी से शादी हो जाती है, जिसके सामने सुमन बिल्कुल उसकी बच्ची की तरह लग रही थी। जब सुमन अपने ससुराल जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर उस आदमी की पहली पत्नी भी रह रही है। पहली पत्नी की एक बेटी है जिसका नाम जानवी है। जानवी सुमन की उम्र की थी। अपने पिता को अपने उम्र की पत्नी लाते हुए देख वो कहती है, पिताजी, आप मेरी उम्र की लड़की को शादी करके लाए हैं। आपको शर्म नहीं आती? छी! जानवी की बातों पर उसके पिता को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बेल्ट निकालकर उसे पीटना शुरू कर देता है। सुमन की शादी एक बहुत घटिया इंसान से हो गई थी। वो आदमी उस जगह का गुंडा था। वो अपनी पहली पत्नी और बेटी पर बहुत जुल्म करता था। कुछ दिनों तक उसने सुमन को बड़े ही लाड प्यार से रखा। शादी को काफी समय बीत गया और सुमन गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद सुमन ने भी एक लड़की को जन्म दिया। ये जानकर उसका पति आग बबूला हो गया। क्या इसने भी लड़की को जन्म दिया है? मैं इसको और इसकी बेटी को नहीं छोड़ूंगा। सुमन का पति अपनी बेटी का मुंह तक नहीं देखता और वहाँ से चला जाता है। सुमन जब अस्पताल से घर आती है तो उसकी सौतन, जो कि उसके पति की पहली बीवी थी, वो सुमन के पास आती है और कहती है, सुमन, तुम्हारी कोख से बेटी ने जन्म दिया है। अब ये इंसान तुम्हारी जिंदगी बद से बदतर कर देगा। हो सकता है ये तुम्हारी बच्ची को जिंदा न छोड़े, इसलिए मैं कहती हूँ तुम यहाँ से भाग जाओ।
आप ये कैसी बातें कर रही हैं दीदी? अपनी ही बच्ची को कोई कैसे मार सकता है? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। वो तुम्हारा फैसला है सुमन, लेकिन जानवी के बाद मेरी 2 बेटियों को इस कसाई ने अपने हाथों से मार डाला है। अपने पति की पहली पत्नी की बातें सुनकर सुमन घबरा जाती है और वो फैसला कर लेती है कि वो वहाँ से भाग जाएगी। लेकिन दीदी, मैं यहाँ से जाऊंगी कैसे? यहाँ से भागना तो बहुत मुश्किल है। तुम उसकी चिंता मत करो सुमन, मैंने और मेरी बेटी ने बहुत जुल्म सहे हैं। हम नहीं चाहते कि कोई और औरत भी हमारी तरह जुल्म सहे। हम तुम्हें यहाँ से भागने में मदद करेंगे। उसी रात सुमन की सौतन और उसकी सौतेली बेटी दोनों मिलकर उसको और उसकी बेटी को वहाँ से भगा देते हैं। सुमन वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन अब उसका कोई ठिकाना नहीं था। वो कहाँ जाती, और दूसरी तरफ उसके पति को इस बात की खबर लग गई थी कि सुमन को भागने में उसकी पहली पत्नी और बेटी का हाथ है। वो उन दोनों को अपने गुंडों से मरवा देता है और अपनी दूसरी पत्नी और बेटी को मारने के लिए उन्हें ढूंढने लगता है। सुमन अपनी और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रही थी। उसे कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था और न ही छुपने की कोई जगह मिल रही थी। काफी दूर तक चलने के बाद सुमन को एक गांव दिखाई देता है। सुमन उस गांव में जाकर एक आदमी से कहती है, भैया क्या आप मेरी मदद करोगे? कौन हो तुम? सुमन उस आदमी को सारी बात बता देती है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके पति का ही कोई गुंडा था। वो सुमन को पकड़ लेता है और उसी गांव के एक घर में उसे बंद कर देता है और उसके पति को इस बात की खबर दे देता है कि सुमन मिल गई है। सुमन जोर जोर से चिल्लाने लगती है, कोई है? प्लीज हमें बचा लो, मेरी बच्ची को बचा लो, उसकी तो कोई गलती भी नहीं है। वो बेचारी तो अभी अभी इस दुनिया में आई है, प्लीज कोई बचा लो। लेकिन सुमन की आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। सुमन काफी देर तक चिल्लाती रहती है। फिर वो सोचती है, ये आदमी तो यहाँ पर नहीं है, मुझे यहाँ से भागने का तरीका सोचना होगा। सुमन उस जगह से भी भागने का तरीका सोचने लगती है और वो उसमें कामयाब भी हो जाती है। सुमन अपनी बच्ची को लेकर भागते भागते जंगल पहुँच जाती है। रात में जंगल का माहौल बहुत डरावना हो जाता है। सुमन बहुत घबरा जाती है और भगवान का नाम लेने लगती है। तभी वहाँ पर सरस्वती माता प्रकट होती है, जिन्हें देखकर सुमन थोड़ा घबरा जाती है। तुम घबराओ मत बेटी, तुम्हारे इम्तिहान के दिन पूरे हो गए। अब तुम्हारे जीवन में बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इतना कहकर सरस्वती माँ एक कमल प्रकट करती हैं। देखते ही देखते वो कमल एक विशाल कमल के घर में बदल जाता है। तुम इस घर में जाओ, इस घर में तुम्हें तुम्हारी सुख सुविधा की सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर कोई भी तुम्हारी या तुम्हारे बच्चे की तरफ घृणा भाव से देखेगा तो ये कमल का घर उसे नष्ट कर देगा। इतना कहकर सरस्वती माता गायब हो जाती है। सुमन भगवान का धन्यवाद करके कमल के घर में चली जाती है। कमल का घर अंदर से बहुत खूबसूरत था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता, आपने मेरी और मेरी बच्ची की जान बचाई है। 2 दिन बाद सुमन का पति और उसके गुंडे कमल के घर तक पहुंच जाते हैं। सुमन का पति कहता है, अच्छा तो तू यहाँ छुप कर बैठी है। जब मैंने तुझसे शादी की थी तब तो तू इतनी शरीफ लग रही थी, लेकिन तू तो भगौड़ी निकली। सुमन कमल के घर की खिड़की से कहती है, चुप हो जा जल्लाद आदमी, मैंने तेरे जैसा दरिंदा कभी नहीं देखा। तूने तो अपनी पहली पत्नी और बेटी को भी नहीं बख्शा। हा हा हा, उन्हें तो मैंने मार दिया। उन्होंने तुझे भागने में तेरी मदद की थी ना, इसलिए अब तुझे भी मरने से कोई नहीं रोक सकता। तू मुझे छू भी नहीं सकता। अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो मुझे छू कर दिखा। मुझे छूना तो दूर की बात है, तू इस घर के अंदर भी नहीं आ सकता। सुमन की बातें सुनकर उसके पति को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो पहले अपने आदमियों को भेजता है। जब पहला आदमी उस घर में जाता है तो वो जलकर भस्म हो जाता है। फिर सुमन का पति अपने दूसरे आदमी को भेजता है। जब दूसरा आदमी उस कमल के घर में जाने लगता है तो उसे जोर का बिजली का झटका लगता है और वो वहीं अपने प्राण त्याग देता है। ये सब देखकर सुमन जोर जोर से हंसने लगती है। मेरी बेटी पर और मुझ पर स्वयं माता का हाथ है, तू कुछ नहीं कर सकता मूर्ख। सुमन की बातें सुनकर उसका पति कमल के घर की ओर बढ़ने लगता है। वो जैसे ही कमल के घर को छूता है उसको बिजली का झटका लगता है और वो जलकर भस्म हो जाता है। उसके अंत के बाद सुमन चैन की सांस लेती है और उसी जादुई कमल के घर में अपनी बेटी की परवरिश करने लगती है और अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगती है। एक बार की बात है, शबनमपुर नाम के एक विकसित गांव में पूनम अपने पति कमलेश के साथ रहती थी।
पूनम और कमलेश की शादी को 8 साल हो गए थे। इतने दिन होने के बावजूद अभी तक उनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। इस कारण पूनम और कमलेश बहुत परेशान रहते थे। पूनम जब गली में आस पड़ोस के बच्चों को खेलते हुए देखती तो उसकी आंखें भर आती थी। उसको बहुत दुख होता था। वो हमेशा भगवान से एक ही प्रार्थना करती थी, हे भगवान, आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जिसकी सजा आप मुझे इस जन्म में दे रहे हो? अभी तक आपने मुझे किसी चीज की कमी नहीं दी, फिर अभी तक मेरी गोद क्यों सुनी है भगवान? मेरे घर में भी एक प्यारी सी संतान भेज दो ना। पूनम इसी तरह हमेशा भगवान से यही प्रार्थना किया करती थी। आखिरकार भगवान ने पूनम की सुन ही ली। उसे पता चला कि वो गर्भवती है। उसके लिए ये खुशी बहुत बड़ी थी। वो और उसका पति फूले नहीं समा रहे थे। जी, आप पापा बनने वाले हो और मैं माँ। आज तक हम दोनों जिस चीज के लिए तरस रहे थे, अब हमें जल्द ही वो खुशी मिलने वाली है। तुम सही कह रही हो पूनम। कमलेश अपनी पत्नी पूनम का बहुत अधिक ध्यान रखने लगा। देखते ही देखते 9 महीने बीत गए और पूनम ने एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। उन दोनों ने मिलकर उस प्यारी सी बच्ची का नाम काशवी रखा। काशवी के आ जाने के बाद उनके घर किसी चीज की कमी नहीं रह गई। वो लोग बहुत खुश रहने लगे। पूनम और कमलेश मिलकर बड़े ही प्यार से काशवी का लालन पालन कर रहे थे। इसी तरह समय बीतता रहा। काशवी अब 10 साल की हो गई थी। उसके माता पिता ने उसका एक बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। एक दिन काशवी अपनी माँ से कहती है, माँ, स्कूल में गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ गई है, क्या हम समर वेकेशन के लिए कहीं नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे। मेरी काशवी ने कुछ कहा और वो ना हो, ऐसा हो सकता है क्या भला? तुम चिंता मत करो, इस बारे में मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगी और फिर हम समर वेकेशन के लिए किसी अच्छी जगह जाएंगे। माँ, मुझे गोवा जाना है। आप पापा से कहना कि समर वेकेशन के लिए वो गोवा की ट्रिप प्लान करें। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। शाम को जब कमलेश घर आता है तो पूनम उससे इस बारे में बात करती है। वो कहता है, क्यों नहीं पूनम, हम जरूर चलेंगे गोवा। मैं कल ही ऑफिस में छुट्टी के लिए अप्लाई कर दूंगा और उसके बाद हम बहुत मजे करेंगे। 2 दिन बाद वो पूरी फैमिली गोवा की ट्रिप पर चली जाती है। गोवा पहुंचकर सभी बहुत ज्यादा खुश थे। काशवी भी बहुत खुश थी। गोवा पहुंचने के अगले ही दिन वो पूरा परिवार बीच पर एंजॉय करने जाता है। काशवी वहाँ बहुत मस्ती करती है। पता ही नहीं चला देखते देखते कैसे ये 10 साल की हो गई। किसी की नजर ना लगे हमारी बच्ची को। अरे ऐसे कैसे नजर लग जाएगी हमारे बेटी की खुशियों को? वो हमारी बेटी है, हम उसे वो सारी खुशियाँ देंगे जो हमसे हो पाएगा। कमलेश और पूनम इस तरह एक दूसरे से बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ काशवी वहाँ पर खेल रही थी। तभी अचानक से काशवी की नजर एक बहुत खूबसूरत बिल्ली पर गई, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुई और उसके पीछे पीछे जाने लगी। उसका पीछा करते करते वे दूर जंगल की तरफ चली गई। अचानक से वो बिल्ली काशवी की आंखों से ओझल हो गई। ये मैं कहाँ आ गई? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मम्मी पापा कहाँ चले गए? कोई बचाओ मुझे। काशवी वहाँ खड़ी होकर बहुत रो रही थी। तभी वहाँ पर नगीना नाम की एक औरत आती है। नगीना एक बहुत ही दुष्ट औरत थी। वो लड़कियों की तस्करी किया करती थी। जब उसे काशवी दिखाई देती है तो उसके मन में ख्याल आता है, अरे ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है पर अभी छोटी है, इसके अच्छे दाम नहीं मिलेंगे मुझे। एक काम करती हूँ, इसको अपने घर ले जाती हूँ और कुछ दिनों तक पाल पोस कर बड़ा करूँगी। जैसे ही ये 17-18 साल की होगी, इसके अच्छे दाम लेकर किसी मोटी पार्टी को बेच दूंगी। अपने दिमाग में ऐसा घटिया सा प्लान बनाकर नगीना उस लड़की के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मैं अपनी मम्मी पापा के साथ बीच पर घूमने आई थी, लेकिन एक बिल्ली का पीछा करते करते मैं यहाँ आ गई। अब मैं वापस कैसे जाऊँ मुझे नहीं पता। मैं क्या करूँ? मुझे मेरी मम्मी पापा के पास जाना है। अच्छा, अगर ऐसा है तो चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी पापा के पास छोड़ देती हूँ। चलो तुम मेरे साथ चलो। इस तरह बड़ी ही चालाकी से नगीना छोटी सी काशवी को अपने घर लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ पूनम आसपास देखती है तो उसे काशवी नजर नहीं आती। वो घबराते हुए कमलेश से कहती है, कमलेश जी, हमारी बेटी काशवी कहीं दिखाई नहीं दे रही। अभी तो यहीं खेल रही थी। अरे अभी तो यही थी ना, चलो देखते हैं कहीं इधर उधर ना चली गई हो।
दोनों मिलकर काशवी को ढूंढने लगते हैं। काशवी बेटा, कहाँ हो तुम? देखो मम्मा तुम्हें बुला रही है, वापस आ जाओ बेटा। वो दोनों मिलकर काशवी को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें काशवी कहीं नहीं मिलती। लास्ट में थक हार कर वे दोनों थाने में रिपोर्ट लिखवा देते हैं, लेकिन काशवी का कहीं भी कोई पता नहीं चलता। बेचारी पूनम का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मुझे कहीं से भी मेरी बच्ची ला कर दो, मैं अपनी बच्ची के बिना नहीं जी सकती। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी। अपने आप को संभालो पूनम, हमारी बेटी के खो जाने का मुझे भी बहुत दुख है, लेकिन हमने पुलिस में कंप्लेंट लिखवा दी है ना। देखना, पुलिस एक दिन हमारी बच्ची को जरूर ढूंढ लेंगी। वो दोनों पति पत्नी अपनी बच्ची के खो जाने की वजह से बहुत दुख में थे। इसी तरह 2-3 महीने बीत गए, लेकिन काशवी का कोई पता नहीं चला। पूनम और कमलेश हिम्मत हार चुके थे। कमलेश पूनम को समझा बुझाकर गोवा से वापस अपने गांव ले गया। दूसरी तरफ काशवी दिन रात बस रोती रहती थी। वो नगीना से कहती है, आपने कहा था आप मुझे मम्मी पापा के पास लेकर जाओगी, लेकिन इतने दिन हो गए आप मुझे अभी तक मम्मी पापा के पास लेकर नहीं गई, गंदी आंटी। ये सब सुनकर नगीना को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है, ए लड़की, ज्यादा पटर पटर करने की जरूरत नहीं है। जब से आई है मेरा सर खा रखा है। एक बात कान खोल कर सुन ले, जब तक तू जवान नहीं हो जाती तू यहीं रहेगी मेरे पास, और वो भी एक नौकरानी की तरह, समझी? घर के सारे काम अब तुझे ही करने होंगे। मुझे प्लीज मेरे मम्मी पापा के पास छोड़ दो, मुझे उनकी बहुत याद आती है। काशवी बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन नगीना को उस पर बिल्कुल दया नहीं आती। इसी तरह काफी साल बीत जाते हैं। अब काशवी बड़ी हो चुकी थी। वो लगभग 17-18 साल की हो गई थी। नगीना को जिस समय का इंतजार था, अब वो समय आ गया था। नगीना मन ही मन बहुत खुश होती है और मन में सोचती है, ये लड़की तो जवान होने के बाद और भी खूबसूरत हो गई है। अब सही समय आ गया है इसका दाम लगाने का। बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे मुझे इसके। ऐसा सोचकर नगीना किसी आदमी को फोन करती है और उससे कहती है, कैसे हो भाई साहब? आज मैंने बहुत ताज़ा और फ्रेश माल के लिए फोन किया है आपको। ऐसा कहकर नगीना उस आदमी को काशवी के बारे में सारी बात बताती है। मुझे इस लड़की के कम से कम 18 से 19 लाख रुपए चाहिए। अरे आप चिंता क्यों करती हो नगीना जी? अगर लड़की अच्छी है तो मैं आपको पूरे 20 लाख रुपए दूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप कल घर आ जाना, लड़की मेरे घर पर ही रहती है, उसे देख लेना। इतना कहकर नगीना फोन काट देती है। बेचारी काशवी इन सभी चीजों से अनजान थी। अगले दिन वो आदमी नगीना के घर आता है। नगीना काशवी से कहती है, काशवी, ये हमारे खास मेहमान हैं, इनके लिए चाय बना कर लाओ। काशवी रसोई में जाती है और उस आदमी के लिए चाय बनाने लगती है। दूसरी तरफ वो आदमी नगीना से कहता है, अरे वाह, ये लड़की तो वाकई में बहुत खूबसूरत है। ये लो पूरे 20 लाख रुपए का चेक, ये लड़की मुझे चाहिए। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, इस लड़की पर मैंने बहुत खर्च किया है। बचपन से इसको पाल पोस कर बड़ा किया है। 10 साल की थी जब मैं इसे उठा कर लाई थी, और आज देखो 18 साल की हो गई है। चाय लेकर आ रही काशवी ये सारी बातें सुन लेती है। ये सुनकर वो बहुत घबरा जाती है और साथ ही उसे हैरानी भी होती है। वो चाय देकर वापस किचन में चली जाती है और सोचने लगती है, हे भगवान, ये औरत तो मुझे बेचने की बात कर रही है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, कुछ तो रास्ता दिखाओ, इससे पहले कि ये औरत मुझे इस आदमी के साथ भेज दे। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगी, लेकिन यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। ऐसा सोचकर काशवी खिड़की से कूदकर घर से बाहर निकल जाती है और भागने लगती है। भागते भागते वो काफी दूर पहुंच जाती है। जब इस बात का पता नगीना को चलता है कि काशवी उसके घर से भाग गई है, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। काशवी अच्छे से जानती थी कि नगीना उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगी, इसलिए काशवी भागते हुए जंगल की ओर चली जाती है और एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। थोड़ी देर बाद ही नगीना भी वहाँ पहुँच जाती है। नगीना को देख काशवी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो चुपचाप सांस रोककर पेड़ के पीछे खड़ी रहती है। पता नहीं ये लड़की कहाँ भाग गई।
अगर ये मेरे हाथ नहीं लगी तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पता नहीं कहाँ चली गई, इस तरफ जाकर देखती हूँ। इतना कहकर नगीना जंगल की दूसरी तरफ चली जाती है। काशवी को वहाँ बैठे बैठे रात हो जाती है, लेकिन डर के मारे वो वहाँ से हिलती नहीं है। रात होने पर उसे वहाँ और भी ज्यादा डर लगने लगता है। हे भगवान, मुझे इतनी मुसीबत में क्यों डाल दिया आपने? बचपन में माँ बाप से बिछड़ गई और अब ये सब। मेरी मदद करो भगवान, प्लीज मेरी मदद करो। काशवी बहुत डर रही थी, उसे बहुत जोर की प्यास भी लगी थी। वो डरते डरते थोड़ा आगे जाती है तो उसे एक कुआं दिखाई देता है। उस कुएं को देखकर काशवी को थोड़ी खुशी मिलती है। मुझे बहुत प्यास लगी थी, अच्छा हुआ मुझे ये कुआं मिल गया। जैसे ही काशवी उस कुएं के अंदर झांकती है तो देखती है कि वो कुआं तो सूखा पड़ा है। वो फिर से मायूस हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे कुएं से एक आवाज आती है। रुको बेटी, तुम मायूस होकर कहाँ जा रही हो? काशवी ये आवाज सुनकर बहुत घबरा जाती है और भागने लगती है। तभी कुएं से एक शक्ति निकलती है और काशवी को खींचकर वापस कुएं के पास ले आती है। काशवी डर के मारे रोने लगती है। तभी वो कुआं दोबारा कहता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, मैं एक जादुई कुआं हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कैसी मदद? पहले तो तुम्हें प्यास लगी है ना, इसलिए मैं पहले तुम्हें पानी दूंगा। कुआं जैसे ही ये बोलता है वो पूरा पानी से भर जाता है। ये देखकर काशवी को खुशी मिलती है और वो जी भरकर पानी पी लेती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई कुआं, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। मैं जब बहुत छोटी थी तब उनसे बिछड़ गई थी। ऐसा कहते हुए काशवी बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें उस कुएं को बताती है। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें कुछ कीमती चीजें देता हूँ जो चीजें तुम्हारी परेशानी में तुम्हारी बहुत मदद करेगी। मैं तुम्हें जादुई गाउन और कंगन देता हूँ। जादुई गाउन की मदद से तुम अपने घर पहुँच सकोगी और जादुई कंगन नगीना की असलियत सामने लाने में तुम्हारी मदद करेगा। तभी वहाँ पर कुएं के अंदर से जादुई गाउन और कंगन बाहर आता है, जिसे पाकर काशवी बहुत खुश होती है। वो फौरन जादुई गाउन पहन लेती है और कंगन को हाथ में ले लेती है। उसके ऐसा करते ही वो वहाँ से गायब हो जाती है और सीधा अपने असली माता पिता के पास पहुँच जाती है। वो देखती है कि उसके घर पर उसके बचपन की काफी सारी तस्वीरें लगी हुई हैं। वो अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, देखो माँ, मैं आ गई, मैं आपकी काशवी। पूनम और कमलेश अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होते हैं। काशवी अपने माता पिता को सारी सच्चाई बताती है और जादुई कुएं के बारे में भी सब कुछ बताती है। तभी जादुई कंगन से एक प्रकाश निकलता है और उसके अंदर नगीना द्वारा किए गए सारे अत्याचार दिखाई देने लगते हैं। ये सब देखकर काशवी के माता पिता को नगीना पर बहुत गुस्सा आता है और वो जादुई कंगन लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को सारी सच्चाई बताते हैं। पुलिस काशवी और उसके माता पिता के साथ तुरंत नगीना के पास पहुंचती है। नगीना पुलिस को देखकर घबरा जाती है। तभी पूनम कहती है, इंस्पेक्टर साहब, इस औरत को कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। इस औरत ने मेरी बेटी पर बहुत अत्याचार किए हैं। मेरी बेटी की तरह ना जाने इसने कितनी बेटियों को नीलाम किया होगा। पुलिस नगीना को पकड़कर वहां से ले जाती है। इस प्रकार कुएं के जादुई अनोखे गाउन और कंगन की वजह से काशवी अपने माता पिता से मिल पाती है और अब वो लोग अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। सीमापुरी दिल्ली का एक ऐसा शहर जहां कूड़े का ढेर और बेरोजगारी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। ऐसी ही जगह पर नेहा और सुगंधा नाम की दो सहेलियां रहा करती थी। सीमापुर बस्ती में सभी लोग गरीब थे और उनकी गरीबी का कारण था कम वेतन और बेरोजगारी। उन लोगों को अगर एक समय का खाना भी मिल जाए तो उनके लिए गनीमत होती थी, क्योंकि कई बार उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। नेहा और सुगंधा अक्सर ही इस गरीबी से बाहर निकलने के लिए तरीके सोचती रहती थीं, परंतु कम साधन और पहुंच होने के कारण वो कुछ भी नहीं कर पाती थीं। आखिर कैसी जिंदगी है ये हमारी, जी भी रहे हैं या नहीं ये भी नहीं पता चलता। इंसान को जीने के लिए 3 वक्त के खाने की जरूरत होती है और हम यहाँ 3 दिन तक भूखे रह जाते हैं। आखिर भगवान को हमसे दुश्मनी क्या है?
भगवान को नहीं बल्कि इंसानों को ही हमसे दुश्मनी है, और वो भी अमीर इंसानों को। वो हम जैसे बस्ती वालों को काम ही नहीं देना चाहते, इसलिए हम लोग गरीबी में जीते हैं, गरीबी में ही मर जाते हैं। तू सही कह रही है, ना तो हमारे बारे में ये नेता लोग सोचते हैं और ना ही ये देश की समझदार जनता। नेहा सुगंधा अक्सर ही ऐसी बातें किया करते थे। एक दिन नेहा को बहुत तेज भूख लग रही थी, क्योंकि वो काफी दिनों से भूखी थी। तभी सुगंधा उसके पास भागती हुई आती है। अरे जल्दी उठ, जल्दी चल मेरे साथ। अरे क्या हो गया, क्यों इतनी जल्दी मचा रखी है? वैसे ही मैंने इतने दिनों से खाना नहीं खाया, यहाँ खड़े होने की हालत नहीं है और तू जल्दी चलने की बात कर रही है। अरे तेरी भूख का ही इलाज लेकर आई हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। अभी जब मैं उन अमीरों की बस्ती में कचरा बिनने गई थी, तभी मैंने देखा कि वहाँ किसी सेठ के यहाँ पर बड़ी दावत चल रही है, और शायद अभी भी चल रही होगी। इतने लोगों की भीड़ में हमें कोई नहीं पहचानेगा और हमें खाना खाने के लिए मिल जाएगा। बस तू जल्दी मेरे साथ चल। खाने का नाम सुनकर नेहा के अंदर अलग ही जोश आ जाता है और वो सुगंधा के साथ जल्दी से उस जगह पर पहुंच जाती है। वहाँ सच में ढेर सारा खाना था। इतना सारा खाना देखे हुए तो बरसों हो गए। ये खाना कितना स्वादिष्ट लग रहा है। जल्दी जल्दी सब कुछ प्लेट में भर लेते हैं। जितना खाया जाएगा ठीक है, और बाकी जो बचेगा वो घर ले जाएंगे। दोनों सहेलियां प्लेट में खाना भरने लगती हैं कि तभी एक औरत उन्हें देख लेती है और कहती है, इतनी वेल मैनर्ड सोसाइटी में ये दो कचरे वाली कहाँ से आ गईं? अरे तुम दोनों कौन हो? मैंने ये पार्टी अमीरों और हाई क्लास लोगों के लिए रखी है, तुम जैसे कचरे वालों के लिए नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? मैडम, हम 3 दिन से भूखे हैं और खाने की तलाश में हमें ये जगह दिख गई। हमें थोड़ा सा खाना दे दीजिए, हम यहाँ से खुद चले जाएंगे। अरे ये लोग बहुत ही ढीठ और बदतमीज होते हैं, ये ऐसे नहीं मानेंगे। इन्हें रस्सी से बांध कर मारो और सबक सिखाओ, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी और अगली बार यहाँ आने की सोचेंगी भी नहीं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसके बाद सेठानी के नौकर नेहा और सुगंधा दोनों को बांधकर उनकी काफी पिटाई करते हैं और उसके बाद उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। भूखे पेट ऐसे ही चोट खाकर दोनों सहेलियां बहुत ज्यादा उदास हो जाती हैं। न जाने ये अमीरों का कलेजा कैसा होता है। हम जैसे बेचारे बच्चों को पीट दिया, जबकि हमने इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, केवल खाने की ही तो मांग की थी। ये अमीर ऐसे ही होते हैं, बेशक बाल्टियां भर भर के खाना फेंक देंगे, लेकिन हम जैसे गरीब अगर मांगे तो उन्हें लात मार कर भगा देते हैं। न जाने भगवान हमें किस बात की सजा दे रहे हैं। इससे अच्छा तो वो हमें अपने पास ही बुला लेते। तू चिंता मत कर नेहा, अगर हम इतनी तकलीफ सह रहे हैं मतलब भगवान ने हमारे लिए जरूर कुछ अच्छा सोच रखा होगा। दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। एक दिन सुगंधा और नेहा जंगल में लकड़ियां काटने के लिए अपनी अपनी कुल्हाड़ियां लेकर जाती हैं। यहाँ तो आसपास कोई भी सूखा पेड़ नहीं दिख रहा। आगे चलते हैं, आगे सूखे पेड़ भी मिल जाएंगे और आगे शहर का भी रास्ता है। वैसे भी गांव में लकड़ियां बेचकर हमें इतने पैसे नहीं मिलते, अगर शहर में बेचेंगे तो कुछ रुपए ज्यादा मिल जाएंगे। बात तो तेरी सही है। इसके बाद दोनों सहेलियां थोड़ा आगे बढ़ती हैं और उन्हें सूखे पेड़ मिल जाते हैं। वो उन्हें काटने लगती हैं, तभी उन्हें किसी की आवाज आती है, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, कोई है क्या? बचाओ मुझे। दोनों सहेलियां इस आवाज का पीछा करने लगती हैं। तभी वो पेड़ के पीछे से देखती हैं कि 2 चुड़ैलों ने एक परी को पिंजरे में कैद कर रखा है और वो जोर जोर से हंस रही हैं। अब इस परी का खून पीकर हम दोनों हमेशा के लिए अमर हो जाएंगी और हम दोनों इस परी की तरह खूबसूरत भी हो जाएंगी। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और साथ ही साथ हमारे पास इसकी ये जादुई छड़ी भी है। इसे मार कर तो हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। कोई है, कोई तो मेरी जान बचाओ। परी की ऐसी हालत देखकर सुगंधा और नेहा को उस पर दया आ जाती है और वो अचानक से ही चुड़ैल पर पीछे से हमला कर देती हैं। कुल्हाड़ी की चोट से दोनों चुड़ैलें बहुत ज्यादा घायल हो जाती हैं और अपनी जान की भीख मांगने लगती हैं। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। पहले परी की छड़ी वापस करो। चुड़ैल बिना सोचे समझे वो छड़ी सुगंधा के हाथों में दे देती है
और इसके बाद दोनों चुड़ैल डरकर वहाँ से भाग जाती हैं। जिसके बाद नेहा और सुगंधा मिलकर परी को उस पिंजरे से आजाद कर देती हैं और उन्हें उनकी वो छड़ी दे देती है। आप ठीक तो है ना परी जी? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो भी तुम दोनों की वजह से। तुम दोनों सच में बहुत ही बहादुर हो। तुमने इन दोनों चुड़ैलों का सामना कर लिया, वो भी बिना किसी जादुई शक्ति के। मानना पड़ेगा तुम्हें। ये सुनकर दोनों सहेलियाँ बहुत खुश हो जाती हैं। तभी नेहा परी से पूछती है, वैसे आप तो परी हैं, आपके पास इतनी सारी शक्तियाँ होंगी, फिर आप इन दोनों चुड़ैलों की कैद में कैसे आ गयी? मैं वन बिहार के एक परी लोक से धरती लोक पर आई थी और मेरी सारी शक्तियाँ मेरी जादुई छड़ी में बसती हैं। इन दोनों चुड़ैलों की नजर मुझ पर थी। अचानक एक पेड़ पर मेरी छड़ी फंस गई और वो मेरे हाथ से छूट गई। वो मौका देखते ही इन लोगों ने मुझे कैद में बंद कर दिया और मेरी छड़ी मुझसे छीन ली, परंतु तुमने आकर मेरी जान बचा ली, नहीं तो ये दोनों मुझे बस मारने ही वाली थी। ये तो हमारा फर्ज बनता है परी। मैं तुम दोनों से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? परी जी, हमारी बस्ती गरीबी से भरी पड़ी है। हमारी बस्ती में हर कोई गरीब है और गरीबी के कारण दुखी भी है। किसी को एक टाइम का खाना मिल पाता है तो किसी को वो भी नहीं। क्या आप हमारी पूरी बस्ती की गरीबी दूर कर सकती हैं? मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, लेकिन गरीबी दूर करने का केवल एक ही मंत्र है और वो है मेहनत। तुम्हारे बस्ती वालों को मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करके पैसे कमाने चाहिए, उससे ही उनकी गरीबी दूर होगी। मेहनत करने के लिए काम भी तो होना चाहिए ना। हमारी बस्ती में कोई काम ही नहीं है और ये अमीर लोग हम जैसे बस्ती वालों को काम नहीं देते। अब आप ही बताइए, कैसे हम ये गरीबी दूर करें? परी कुछ सोचती है और फिर अपनी छड़ी को घुमाती है और एक जादुई लहंगा और सैंडल प्रकट करती है और उसे नेहा और सुगंधा को देते हुए कहती है, ये लो, ये जादुई सैंडल और जादुई लहंगा है। पर इससे हमारी गरीबी कैसे दूर होगी? ये जादुई सैंडल और जादुई लहंगा अपनी ही तरह तुम्हें और भी नई नई तरह के लहंगा और नई नई तरह के सैंडल देते रहेंगे और तुम इन लहंगे और सैंडल को बाजार में बेचकर पैसे कमा सकती हो। सारी बातें समझाकर परी वहाँ से अदृश्य हो जाती है। इसके बाद सुगंधा और नेहा वो जादुई सैंडल और जादुई लहंगा लेकर अपने घर आ जाती हैं। तुम्हें क्या लगता है, परी सच कह रही थी? ये तो इस जादुई लहंगे और जादुई सैंडल को आजमा कर ही पता चलेगा। इसके बाद नेहा और सुगंधा जादुई सैंडल और जादुई लहंगे से कहती हैं, हे जादुई लहंगे, हमें ढेर सारा लहंगा दे दो। हे जादुई सैंडल, हमें ढेर सारी सैंडल दे दो। उन दोनों के इतना कहते ही वहाँ पर ढेर सारे लहंगे और सैंडल का अंबार लग जाता है। इसके बाद वो दोनों उन लहंगों और सैंडल को बाजार में ले जाती हैं और उन्हें बेचने लगती हैं। इतने सुंदर सुंदर लहंगे और सैंडल होने के कारण उन्हें बिकने में समय नहीं लगता और उन दोनों की अच्छी खासी बिक्री हो जाती है। परी तो सच में बहुत ही कमाल की निकली। हाँ सुगंधा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। परी ने हमें सच में बहुत ही कमाल की चीज दी है। अब हम इसका इस्तेमाल अपने ही लिए नहीं बल्कि पूरी बस्ती की गरीबी दूर करने के लिए करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करके सुगंधा और नेहा कपड़ों की एक होलसेल दुकान और फैक्ट्री खरीद लेती हैं, जिसमें वो अपने सभी बस्ती वालों को रोजगार दे देती हैं। उनके कपड़े और सैंडल की क्वालिटी अच्छी होने के कारण उनका सामान काफी अच्छे दामों में बिकने लगता है। साथ ही साथ उनके डिजाइन नए होने के कारण मिडिल क्लास से लेकर अमीर लोग भी उन्हें खरीदने लगते हैं और इस तरह सुगंधा और नेहा मिलकर उस जादुई लहंगा और जादुई सैंडल की सहायता से अपनी पूरी बस्ती को गरीबी से बाहर लाने की एक जंग छेड़ती हैं और साथ ही साथ उस परी का भी धन्यवाद करती हैं। ये कहानी दो जुड़वा बहनों की है, निशा और सोना की। दोनों थी तो जुड़वा, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। निशा दिखने में बहुत ही सुंदर थी, उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वहीं सीधी सादी सोना अपनी बहन निशा की तरह सुंदर बिल्कुल भी नहीं थी। उसका रंग काला था। निशा सोना के रंग रूप का बहुत मजाक उड़ाया करती थी। यहाँ तक कि निशा अपनी बहन सोना से सीधे मुंह बात भी नहीं करना पसंद करती थी। एक दिन की बात है, निशा अपनी माँ मनोरमा से बोली, माँ, आपने इसका नाम सोना क्यों रखा है? रंग तो पूरा कोयले की तरह काला है, दिखने में पूरी काली बंदरिया लगती है। देखो तो, आप भी इतनी सुंदर हो और मैं भी। फिर ये काली कलोटी हमारे घर कहाँ से आ गई? मुझे तो लगता है आप इसे किसी कचरे के डब्बे से उठा कर लाई हो।
निशा बहुत हुआ, चुप कर। सोना बिटिया तेरी सगी बहन है, आइंदा से ऐसा मत कहना। रंग काला हो या गोरा, इंसान का मन सुंदर होना चाहिए, और मुझे पता है मेरी बेटी सोना का मन बहुत ही सुंदर है। माँ, अब जब देखो इसकी तारीफ करती रहती हैं, लेकिन मेरी नहीं, जैसे मैं तो आपकी सौतेली बेटी हूँ ना। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, तुम दोनों ही मेरी आँखों का तारा हो। अगर ऐसी बात है माँ, तो जल्दी से मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे शॉपिंग करने जाना है। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम सोना बिटिया को भी अपने साथ शॉपिंग करने ले जाना, उसका भी बड़ा मन करता है बाहर घूमने का। माँ के कहने पर निशा बेमन सोना को भी अपने साथ शॉपिंग करने ले गई। तभी रास्ते में निशा बोली, माँ ने इस काली कलोटी को मेरे साथ भेजकर अच्छा नहीं किया, अब सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। निशा, ये तू क्या कह रही है? तू हमेशा मुझसे कटी कटी क्यों रहती है? चुप कर, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, समझी? ये कहते हुए निशा बड़बड़ाते हुए जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाने लगी। तभी उन दोनों बहनों को देख वहाँ खड़ी कुछ औरतें हंसते हुए बोली, देखो कमला बहन, इन दोनों जुड़वा बहनों में कितना जमीन आसमान का फर्क है। एक तो दूध की तरह सफेद है और दूसरी कोयले की तरह काली। ऐसा लगता है सफेद हंस के साथ काला कौवा चल रहा है। पता नहीं इस काली कलोटी के साथ शादी कौन करेगा, लेकिन जिस घर में ये शादी करके जाएगी वहाँ तो घनघोर अंधेरा ही हो जाएगा। ये कहते हुए सभी औरतें जोर जोर से हंसने लगी। उन लोगों की बात सुन निशा मन ही मन बोली, इस काली कलोटी की वजह से मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ रही है और मेरा बिल्कुल मन नहीं है शॉपिंग करने जाने का। इस काली कलोटी के साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। फिर निशा उल्टे पांव घर की ओर जाने लगी और घर पहुंचकर माँ से बोली, माँ माँ, कहाँ हो आप? जल्दी बाहर आओ। अरे निशा, सोना, तुम दोनों तो बड़ी जल्दी शॉपिंग करके आ गई। माँ, हम शॉपिंग करने गए ही नहीं, बल्कि आधे रास्ते से ही वापस लौट आई हैं। पर क्यों, क्या हुआ? होना क्या है माँ, इस काली कलोटी के साथ कहीं नहीं जाऊंगी मैं। इसकी वजह से आज मेरी कितनी इंसल्ट हुई है। मुझे कोई शौक नहीं है अपनी इंसल्ट करवाने का। तभी सोना रोते हुए बोली, निशा, तुम्हारी इंसल्ट किसने की? वहाँ तो सभी औरतें मेरे रंग रूप का मजाक उड़ा रही थीं। वो सब तो मुझे काला कौवा कह रही थी, मुझे कोयला कह रही थी। जब वो औरतें मेरा मजाक उड़ा रही थी तो मुझे कैसा लग रहा था तुम क्या समझोगी? कभी तुम्हारा किसी ने मजाक नहीं उड़ाया ना, क्योंकि तुम तो सुंदर हो। हाँ, क्योंकि सबको सुंदर लोग ही पसंद आते हैं, बदसूरत और काले इंसान को कोई पसंद नहीं करता। इसलिए तुझे भी कोई पसंद नहीं करता, समझी काली बंदरिया। निशा, तुम गलत कह रही हो। इंसान की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं होती, बल्कि उसके मन से होती है। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं तो तुम्हें बातों ही बातों में ये बताना भूल ही गई। शाम को हमें विमला मौसी की बेटी रचना की शादी में जाना है, तुम दोनों तैयार रहना। माँ, आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपको पता है मुझे तैयार होने में कितना समय लगता है। तभी सोना बोली, माँ, मैं शादी में नहीं जाऊंगी, आप दोनों चले जाना। अरे नहीं बिटिया, तुम भी हमारे साथ चलोगी, नहीं तो विमला मौसी बुरा मान जाएंगी। उन्होंने सभी को बुलाया है। चलो जल्दी से जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। माँ, इसे तैयार होने की क्या जरूरत है? चाहे जितना भी मेकअप या सुंदर कपड़े पहन ले, दिखेगी तो वैसी की वैसी ही काली कलोटी। मेरी तरह सुंदर तो नहीं दिखेगी। निशा, अपनी बहन के बारे में ऐसा नहीं कहते। तुझे समझा समझा कर थक गई हूँ। अब आगे से तूने सोना बिटिया के बारे में एक शब्द भी कहा तो मैं तुझे पॉकेट मनी देना बंद कर दूंगी। माँ की बात सुन निशा मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई। फिर शाम को दोनों बहनें तैयार होकर अपनी माँ मनोरमा के साथ शादी में शामिल होने चली गई। लेकिन शादी में भी मौजूद लोगों ने बेचारे सोना के रंग रूप का खूब मजाक उड़ाया। सभी लोग सोना को देखकर हंस रहे थे। सोना से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो रोते हुए शादी का फंक्शन छोड़ बाहर चली गई और सड़क किनारे बैठकर रोने लगी। मेरा रंग काला है, मैं बदसूरत हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं जैसी भी हूँ खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन ये दुनिया वाले मुझे खुश क्यों नहीं रहने देते? यहाँ तक कि मेरी बहन भी मेरे रंग रूप का मजाक उड़ाती है। मैं काली हूँ तो क्या हुआ, मेरे अंदर भी एक दिल है, मुझे भी दर्द होता है। ये कहते हुए सोना फूट फूट कर रोने लगी कि तभी उसे एक कटीली झाड़ी में सतरंगी चिड़िया फंसी हुई नजर आई। सोना ने बड़ी ही सावधानी से सतरंगी चिड़िया को
उस कटीली झाड़ी से बाहर निकाला। बाहर निकलते ही चिड़िया पंख फड़फड़ाते हुए जंगल की ओर जाने लगी। सोना ने ऐसी सतरंगी चिड़िया पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए वो दौड़ते हुए उस चिड़िया के पीछे पीछे चलने लगी। चलते चलते सोना को पता ही नहीं चला कि वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुकी थी। वहाँ का नजारा देखकर सोना दंग रह गई और बोली, अरे वो चिड़िया कहाँ गई जिसका पीछा मैं कर रही थी? सोना ये कह ही रही थी कि तभी उसे 3 नदी नजर आई। एक नदी में सोने के साबुन बह रहे थे, दूसरी नदी में चांदी के साबुन और तीसरी नदी में साधारण साबुन बह रहे थे। साबुन की 3 अद्भुत नदियाँ देखकर सोना हैरानी से बोली, अरे ये नदियाँ तो साबुन की हैं। मैंने ऐसी नदियाँ पहली बार देखी हैं। मैं कहाँ पर आ गई? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए। तभी वहाँ एक सुंदर परी प्रकट हुई और बोली, रुक जाओ सोना, कहाँ जा रही हो? मैं वही चिड़िया हूँ जिसका पीछा करते हुए तुम यहाँ तक आई हो, और जो तुम्हें साबुन की 3 नदियाँ दिखाई दे रही है, ये जादुई नदियाँ मेरी है। सोना, तुम मुझे बहुत परेशान लग रही थी, इसलिए मैं चिड़िया का रूप लेकर तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। क्योंकि हमारे परिलोक का नियम है, हम केवल उसी की मदद करते हैं जिसका दिल साफ और सुंदर हो, और तुम्हारा दिल तो बहुत ही सुंदर और शीशे की तरह साफ है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। तुम्हें जो सामने 3 साबुन की नदियाँ दिखाई दे रही है, उनमें से अगर तुम जादुई सोने के साबुन की नदी के साबुन का इस्तेमाल अपने चेहरे पर करोगी तो तुम परियों की तरह सुंदर हो जाओगी, और यदि तुम जादुई चांदी के साबुन की नदी से चांदी का साबुन इस्तेमाल करोगी तो तुम्हारे पास कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी, और अगर तुम तीसरी नदी का साधारण साबुन इस्तेमाल करोगी तो तुम्हें ना तो सुंदरता मिलेगी ना धन दौलत, बल्कि तुम एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाओगी जहां पर कुष्ठ रोगियों की तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हें उसके बदले कुछ नहीं मिलेगा। और फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें कौन सी नदी का साबुन चुनना है। परी जी, मुझे जादुई तीसरी नदी का साबुन चाहिए ताकि मैं कुष्ठ रोग से जूझ रहे लोगों की मदद कर सकूं। मुझे धन दौलत का लालच नहीं है, मेरे पास जो भी है मैं उसी में खुश हूँ। ऐसा कहकर सोना ने तीसरी नदी के साधारण साबुन से अपना चेहरा धोया। चेहरा धोते ही सोना परियों की तरह सुंदर दिखने लगी। ये देख सोना को बहुत आश्चर्य हुआ। तभी परी बोली, सोना, तुम्हें इस तरह हैरान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारा मन सुंदर है और तुम दिल की बहुत ही अच्छी हो, इसलिए तुम्हें परियों की तरह सुंदरता उपहार में मिली है। साथ ही मैं तुम्हें जादुई सोने और चांदी का साबुन दे रही हूँ। इसका इस्तेमाल करने से तुम्हारी सुंदरता में कभी कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, इस साबुन का इस्तेमाल सिर्फ तुम ही कर सकती हो। अगर किसी और ने गलती से भी इस साबुन का इस्तेमाल किया तो वो सदा के लिए बदसूरत हो जाएगा। ये कहते हुए परी ने जादुई सोने और चांदी का साबुन दिया। परी का धन्यवाद कर सोना खुश होते हुए जादुई सोने और चांदी का साबुन लेकर घर वापस लौट आई। सोना हॉल में बैठकर ठहाके लगाते हुए कॉमेडी शो देख रही थी। कुछ देर बाद मनोरमा अपनी बेटी निशा के संग घर वापस लौट आई। तब हॉल में बैठी सोना को मनोरमा और निशा पहचान नहीं पाए और बोले, तुम कौन हो और हमारे घर में क्या कर रही हो? और मेरी बेटी सोना कहाँ है? माँ, मैं ही हूँ तुम्हारी सोना। आपने मुझे पहचाना नहीं? क्या तुम मेरी बेटी सोना हो? पर तुम्हारा रंग रूप कैसे बदल गया बेटी? तुम तो बहुत ही सुंदर लग रही हो, एकदम परी की तरह। सोना ने जादुई सोने और चांदी का साबुन दिखाते हुए बड़ी ही खुशी खुशी अपनी माँ को सारी बात बताई। सारी सच्चाई जानकर मनोरमा खुश होते हुए परी का धन्यवाद करने लगी। वहीं पास खड़ी निशा जलकर राख हो गई। काली बंदरिया मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। मैं आज ही जादुई सोने और चांदी के साबुन का इस्तेमाल करूंगी और इससे भी ज्यादा सुंदर बन जाऊंगी। ऐसा सोचकर निशा सोना के सो जाने के बाद जादुई सोने और चांदी का साबुन चुराकर उसका इस्तेमाल अपने चेहरे पर किया। लेकिन जादुई साबुन से मुंह धोते ही निशा का चेहरा काला हो गया। अपना बदसूरत चेहरा देख निशा रोते हुए सोना के कमरे में गई और बोली, सोना देखो, जादुई साबुन ने मेरा चेहरा खराब कर दिया। मैं बदसूरत हो गई, प्लीज मुझे जल्दी से ठीक कर दो। पर निशा, तुम्हें जादुई साबुन इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? तुम तो पहले से ही इतनी सुंदर हो। इसका इस्तेमाल करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। खैर छोड़ो इस बात को, तुम परेशान मत हो, अब तुम्हें परी ही ठीक कर सकती है।
ऐसा कहकर सोना मन ही मन परी को याद करने लगी। पलक झपकते ही परी वहाँ प्रकट हो गई। सोना, तुमने मुझे याद किया, बताओ क्या परेशानी है? परी, दरअसल मेरी बहन निशा ने जादुई साबुन का इस्तेमाल अपने चेहरे पर किया है, जिस वजह से ये बदसूरत हो गई। प्लीज इसे पहले जैसा कर दो। मैं तुम्हारी बहन को पहले जैसा तो कर दूंगी, लेकिन तुम्हारा रंग पहले जैसा हो जाएगा। साथ ही जादुई सोने चांदी का साबुन मैं वापस ले जाऊंगी। कोई बात नहीं परी, माँ ने मुझे हमेशा सिखाया है कि इंसान का चेहरा नहीं बल्कि दिल सुंदर होना चाहिए। आप बस मेरी बहन की सुंदरता लौटा दीजिए। सोना, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुम अपने बारे में ना सोचकर अपनी बहन के बारे में सोच रही हो। तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, इतनी नेक दिल। ये कहते हुए परी ने अपनी जादुई शक्ति से निशा को पहले जैसा सुंदर बना दिया। वहीं सोना का रंग पहले जैसा काला हो गया। फिर परी जादुई सोने और चांदी का साबुन लेकर वहाँ से अदृश्य हो गई। अपनी सुंदरता वापस पाकर निशा फूली न समाई। फिर वो माफी मांगते हुए सोना से बोली, सोना मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास है। आज तुमने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। मैंने तेरे साथ हमेशा बुरा व्यवहार किया, हर वक्त काले रंग के लिए ताने मारे। मुझे माफ कर दो। अरे मेरी प्यारी बहन, पुरानी बातों को भूल जा। अब मैं इस काले रंग में ही खुश हूँ, क्योंकि मुझे मेरी प्यारी बहन जो मिल गई है। बहन, अब तुम्हें कोई भी काले रंग के लिए कुछ नहीं कहेगा। अगर किसी ने कहा तो मैं उसका मुंह नोच लूंगी। अच्छा ठीक है, मुंह बाद में नोच लेना। पहले घर चल, माँ हमारा घर पर इंतजार कर रही होगी। दोनों को एक साथ इस तरह आते देख उनकी माँ मनोरमा बहुत खुश हुई। लेकिन निशा का रंग फिर से काला देख मनोरमा को कुछ समझ नहीं आया। तब निशा ने उन्हें सारी बात बताई, जिसे सारी बात जानकर मनोरमा ने निशा को गले से लगा लिया। फिर उस दिन के बाद से दोनों बहनें मिलजुल कर बड़े प्यार से रहने लगी।